हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2006 में रिलीज हुई बायोग्राफिकल ड्रामेटिक मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ये मूवी क्रिस गार्डनर की बायोग्राफी है और दोस्तों इस मूवी में कई ऐसे मूवमेंट्स हैं जो हमको लाइफ की रियलिटी दिखाते हैं। दोस्तों स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। पूरी मूवी की स्टोरी लाइन क्रिस गार्डनर की लाइफ के चारों ओर घूमती है। क्रिस एज ए प्रोफेशनली एक सेल्समैन है। वो रोज कई क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में जाकर एक पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर बेचता है। ये स्कैनर एक्सरे से थोड़ी साफ पिक्चर दिखाता है, लेकिन इसकी कीमत एक्सरे मशीन से दोगुनी होती है और यही कारण है कि वो पिछले कुछ महीने से एक भी स्कैनर बेच नहीं पाया है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ लिंडा और उसका 5 साल का बेटा क्रिस्टोफर है। क्रिस कई दिनों से फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो अपने अपार्टमेंट का 3 महीनों से रेंट पे नहीं कर पाया है। उसकी वाइफ लिंडा एक होटल में मेड के तौर पर डबल शिफ्ट में काम करती है, जिससे सिर्फ वो अपने फैमिली के खाने पीने का खर्च ही उठा पाती है। इन दिनों लिंडा का बिहेवियर क्रिस के लिए ठीक नहीं रहता। वो चाहती है कि क्रिस अपनी पैसों से संबंधित सारी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुलझा ले, क्योंकि अब वो भी डबल शिफ्ट में काम कर करके थक चुकी है। रोज की तरह वो स्कैनर बेचने के लिए कहीं जा रहा होता है और वो देखता है कि एक जेंटलमैन बहुत ही सुंदर रेड कार से निकलता है। क्रिस उस जेंटलमैन से कहता है कि मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं, आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। जेंटलमैन क्रिस को बताता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, ज्यादा नंबर डायल करना और अच्छे से बात करना, बस यही मेरा काम है। और वो अपने ऑफिस वाली बिल्डिंग में चला जाता है। क्रिस देखता है कि उस बिल्डिंग में से निकलने वाला हर शख्स बहुत खुश दिखाई दे रहा है और वो अपने आप से सवाल पूछता है कि मैं क्यों नहीं इतना खुश दिखाई दे सकता। नेक्स्ट डे वो सोचता है कि क्यों ना मैं भी स्टॉक ब्रोकर की जॉब करूं और अपनी वाइफ से कहता है कि आज मैं शाम को स्टॉक मार्केट जाऊंगा कोई नई जॉब के लिए। उसकी वाइफ पूछती है किस तरह की जॉब। क्रिस कहता है कि स्टॉक ब्रोकर की। लिंडा उसे कहती है कि इससे घटिया जॉब नहीं मिली करने के लिए, तुम बस अपने इसी बिजनेस पे ध्यान दो और जल्दी से जल्दी बचे हुए कुछ स्कैनर्स बेचने का सोचो। लेकिन वो उस स्टॉक मार्केट बिल्डिंग के बाहर जाता है। वो अपना स्कैनर रोड पर गा रही एक लड़की को देता है। कहता है कि मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, बस 10 मिनट के लिए तुम इसे अपने पास संभाल कर रखो। इसके लिए उसे $1 भी देता है। क्रिस ऑफिस में जाता है। वहाँ एक ऑफिस मैनेजर उसे इंटर्नशिप का फॉर्म देकर उसे कुछ जॉब से रिलेटेड बातें बताता है। तभी क्रिस की नजर विंडो पर पड़ती है। वो देखता है कि वो लड़की उसका स्कैनर लेकर भाग रही है और वो मैनेजर को थैंक यू बोलकर जल्दी से बिल्डिंग से निकलकर उस लड़की के पीछे भागता है। लेकिन वो लड़की ट्रेन में बैठकर रफू चक्कर हो जाती है। क्रिस भी दुखी होकर घर जाता है और वो फॉर्म की तरफ देखता है। उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में 20 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और जॉब सिर्फ एक को ही मिलेगी। नेक्स्ट डे उसकी वाइफ होटल की तरफ चली जाती है और कहती है कि प्लीज आज तुम इस स्कैनर को घर वापस मत लाना। और क्रिस अपने बेटे को डे केयर में छोड़कर उस बिल्डिंग में फॉर्म जमा कराने के लिए जाता है। वहाँ क्रिस की मुलाकात कंपनी के सीनियर मैनेजर जे ट्विसल से होती है और क्रिस उसे अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम का फॉर्म देता है। ऑफिस से बाहर आने के बाद उसे वो लड़की दिखती है जो उसका स्कैनर लेकर भाग गई थी। वो लड़की का पीछा करता है। वो लड़की भी क्रिस को देखकर भागती है, लेकिन इस बार क्रिस उसे बस में पकड़कर मशीन ले लेता है और बिना उस लड़की से कुछ कहे वो बस से उतर जाता है। वापस घर आकर क्रिस की अपनी वाइफ से फिर से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि आज वो स्कैनर बेच के ही आता, लेकिन बेचना तो दूर की बात, उल्टा 2 स्कैनर वापस घर में ही आ जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद क्रिस की मुलाकात उस बिल्डिंग के बाहर ट्विसल से होती है। क्रिस उसे कहता है कि मैंने 1 महीने पहले आपके प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन सबमिट करी थी और ट्विसल उसकी बात काट कर कहता है कि क्रिस मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मुझे जरूरी काम से नॉर वैली जाना है। तभी क्रिस कहता है कि मुझे भी नॉर वैली की तरफ ही जाना है, क्यों ना हम दोनों टैक्सी शेयर कर ले। और वो दोनों साथ चले जाते हैं। टैक्सी में क्रिस अपनी स्किल्स के बारे में बताता है। जब मैं नेवी में था तो मैं डॉक्टर की गैर मौजूदगी में मरीजों को संभाल लेता था और मुझे कई मुश्किल सिचुएशन में कड़े फैसले लेने का बहुत अनुभव है। लेकिन ट्विसल उसकी बात पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा था। वो बस अपने रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में लगा हुआ था और कहता है कि सच में इसे सॉल्व करना नामुमकिन है। तभी क्रिस कहता है कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ट्विसल कहता है कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगे और ट्राई करने के लिए वो क्यूब क्रिस को दे देता है। क्रिस उस क्यूब को सॉल्व करना स्टार्ट करता है और जब तक टैक्सी स्टैंड तक नहीं पहुंच जाती, जब तक वो क्यूब को सॉल्व करता रहता है। एंड में टैक्सी लास्ट स्टॉप पर पहुंच जाती है और क्रिस क्यूब को भी सॉल्व कर देता है, जिससे ट्विसल बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे गुड बाय करके चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। क्रिस उसे कहता है कि आप मुझे 2-3 ब्लॉक पीछे छोड़ दो और टैक्सी चल पड़ती है। क्रिस देखता है कि टैक्सी का किराया उसकी वॉलेट में रखे पैसों से बहुत ज्यादा हो चुका है और टैक्सी रेड लाइट पर रुकती है। क्रिस टैक्सी से निकलता है और अपना स्कैनर उठाकर वहां से तेजी में भागता है। वो टैक्सी वाला भी उसका पीछा करता है। वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागता है। वो देखता है कि ट्रेन का गेट बंद होने ही वाला है। तभी वो ट्रेन में घुस जाता है।
लेकिन उसका स्कैनर गेट के बाहर ही अटक जाता है और ट्रेन चल पड़ती है और उसका स्कैनर उसके हाथ से छूट जाता है। ये थी क्रिस गार्डनर की बुरी किस्मत। क्रिस शाम को अपनी वाइफ को फ़ोन करता है कि मैं बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूँ। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी एक शिफ्ट मिस हो चुकी है, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। क्रिस अपनी वाइफ को रुकने के लिए बोलता है और भागता हुआ घर जाता है, लेकिन जब तक उसकी वाइफ अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेकर जा चुकी होती है तभी उसके घर की लैंडलाइन की रिंग बजती है और वो भागकर कॉल अटेंड करता है। ट्विसल का फोन होता है। वो कहता है कि तुम परसों इंटरव्यू के लिए आ जाओ और मेरी सेक्रेटरी का नंबर नोट कर लो, वो तुम्हें आगे की जानकारी देगी। वो नंबर लिखने के लिए पेन और पेपर ढूंढता है, लेकिन उसे अपने घर में एक पेन और पेपर तक नहीं मिलता। और ट्विसल उसे नंबर बताता है और वो उसे याद कर लेता है। घर से बाहर निकलते हुए नंबर को रिपीट करता रहता है और पास के ही स्टोर पर पेन और पेपर लेकर उस पर नंबर लिख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिस अपने बेटे के डे केयर के बाहर अपनी वाइफ को देखता है। कहता है कि तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे बेटे को तुम मुझसे दूर नहीं कर सकती हो। लिंडा भी उसे यह कहकर चली जाती है कि तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है और क्रिस्टोफर अब मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन क्रिस डे केयर से अपने बेटे को पिक करता है और अपने घर ले आता है। उस रात वो दोनों साथ डिनर करते हैं। तभी उसकी डोरबेल बजती है। उसका मकान मालिक गेट पर होता है और वो क्रिस को कहता है कि तुमने पिछले 3 महीनों से मेरा किराया नहीं चुकाया है, अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। क्रिस कहता है कि मैं 2-3 दिन में तुम्हारा किराया दे दूंगा। वो कहता है कि मुझे अपने घर को पेंट कराना है, तुम इसे अभी खाली कर दो। क्रिस कहता है कि मैं खुद इसे पेंट कर दूंगा और मकान मालिक 1 हफ्ते का टाइम और देता है उसे हाउस रेंट पे करने के लिए। नेक्स्ट डे क्रिस अपने रूम की दीवारों को पेंट करना शुरू कर देता है। तभी उसके घर पर पुलिस आ जाती है और वो क्रिस को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं क्योंकि उसने पार्किंग टिकट्स पे नहीं करे हैं। क्रिस स्टेशन में अपने फाइन के लिए चेक देता है, लेकिन एक ऑफिसर कहता है हमको इसे वेरीफाई करना होगा, इसके लिए तुम्हें कल 9:30 बजे तक यहीं रुकना पड़ेगा। क्रिस कहता है कि मेरा बेटा अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है और उसको टेक केयर से पिक कौन करेगा। इसके साथ ही मुझे कल 10 बजे बहुत जरूरी इंटरव्यू देने भी जाना है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम तुम्हारे बेटे को पिक कर लेंगे, लेकिन तुमको कल सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा। क्रिस स्टेशन से ही अपनी वाइफ को फोन करता है और कहता है कि आज शाम तुम क्रिस्टोफर को पिक कर लेना और कल शाम को तुम उसे मेरे पास छोड़ देना। उसकी वाइफ समझ जाती है कि उसका हस्बैंड किसी बड़ी प्रॉब्लम में है और वो उसे रोते रोते हाँ कर देती है। क्रिस पूरी रात जेल में बिताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद वो वहाँ से भागता है क्योंकि 10 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही बाकी है। एक पुरानी जैकेट जिसकी चैन भी नहीं लग रही है और पूरे शरीर पर लगा हुआ है पेंट कलर। ये कंडीशन होती है उसकी इंटरव्यू के लिए जाते वक्त। उसे अंदर से बुलाया जाता है। एज यूजुअली सारे मैनेजर्स, उसमें ट्विसल भी शामिल है, उसे बड़ी वियर्डली देखते हैं। तभी क्रिस कहता है कि मैं काफी टाइम से बाहर बैठा आप सबको बताने के लिए एक अच्छी कहानी सोच रहा था कि मैं आज इस हालत में क्यों आया हूँ, लेकिन मैं अभी सच कहूंगा, मैं पिछली रात जेल में था क्योंकि मैंने अपने पार्किंग टिकट्स नहीं भरे थे। तभी सीनियर मैनेजर उससे पूछते हैं कि गिरफ्तार होने से पहले तुम क्या कर रहे थे। क्रिस कहता है कि मैं खुद अपना अपार्टमेंट पेंट कर रहा था। इसके बाद वो सब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और क्रिस कॉन्फिडेंट होकर सबके जवाब देता है। लास्ट में एक छोटा सा फनी जोक क्रिस क्रैक करता है और इंटरव्यू खत्म हो जाता है। बाहर निकलते टाइम ट्विसल क्रिस को कहता है कि तुमने कमाल कर दिया और तुम्हारी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में एंट्री पक्की समझो। क्रिस कहता है कि मैं आपको कल बताऊंगा। ट्विसल कहता है कि कल बताऊंगा मतलब? क्रिस बताता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई सैलरी नहीं है और पहले 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद कोई जॉब मिलेगी। ट्विसल कहता है लेकिन कल तक तो तुम इसे पाना चाहते थे। ओके, तुम आज रात तक मुझे बता दो तुम्हें ये इंटर्नशिप चाहिए या नहीं। शाम को उसकी वाइफ लिंडा क्रिस्टोफर को क्रिस के पास छोड़ने आती है। लिंडा क्रिस को बताती है कि मेरी बहन के हस्बैंड ने एक रेस्टोरेंट खोला है और मुझे जॉब ऑफर करी है जिसके लिए मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। क्रिस कहता है कि तुम कुछ भी करो लेकिन मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। कुछ देर में उसकी वाइफ चली जाती है और वो ट्विसल को फोन कर इंटर्नशिप में आने के लिए हाँ कर देता है। नेक्स्ट डे क्रिस अपने बेटे के साथ दूसरे अपार्टमेंट में रहने के लिए चला जाता है। वो अपने बेटे से कहता है कि आज हम दोनों एक स्कैनर बेचने साथ चलेंगे। रास्ते में क्रिस अपने बेटे को समझाता है कि तुम कभी भी किसी को यह कहने का मौका मत देना कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। तुम्हारा कोई सपना है उसे संभाल कर रखो और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि जो लोग तुम्हें ये करने से रोकते हैं असल में वो खुद ही ये काम नहीं कर सकते हैं। और कई दिनों बाद उस दिन वो अपना लास्ट स्कैनर बेचने में सफल हो जाता है। अब उसके पास एक अपार्टमेंट था रहने के लिए, कुछ पैसे अपनी लाइफ को कुछ हफ्तों तक सरवाइव करने के लिए। अब उसका रूटीन था कि वो वर्किंग डेज में इंटर्नशिप करे और वीकेंड्स में स्कैनर को सेल करे।
और नेक्स्ट डे से उसकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। रूल सिंपल है, उन्हें कस्टमर को कॉल करनी है, कंपनी के क्लाइंट्स बताने हैं, जो सबसे पहले $8,000 की कमीशन कंपनी को लाकर देगा, और 3 महीने बाद एक एग्जाम होगा, उसमें जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उसको वो जॉब मिल जाएगी। क्रिस जितना हो सके उतना कॉल करने लग जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉल्स उतने ज़्यादा कस्टमर बनने के चांस। क्रिस ऑफिस में काम करते वक्त पानी पीने नहीं जाता था, ताकि उसको जल्दी से टॉयलेट ना आ जाए। ऐसा करके वो अपने साथियों से 8 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर पा रहा था। उसका ऑफिस मैनेजर हर दम कुछ न कुछ क्रिस से खाने के लिए मंगवाता रहता था। ऑफिस के बाद अपने बेटे को डे केयर से पिक करना, फिर शहर के दूसरे छोर पर बस से घर जाना, उन दिनों क्रिस का यही डेली रूटीन रहता था। रोज की तरह ऑफिस में एक दिन क्रिस किसी बड़ी कंपनी के सीईओ वॉल्टर रिबन को फोन करता है और अपने प्लान्स के बारे में बताता है, जिससे वॉल्टर क्रिस को 20 मिनट में आने को कहता है और वो जल्दी से अपने ऑफिस से निकलता है। तभी क्रिस को ऑफिस मैनेजर मिलता है। वो उसे गाड़ी की चाबी देकर पार्क करने को कहता है। क्रिस उसे मना नहीं कर पाता और उसकी कार पार्क करने चला जाता है। लेकिन क्रिस की बुरी किस्मत, पहले तो कार का गेट जल्दी नहीं खुलता और इसके बाद उसकी ऑफिस की सारी पार्किंग फुल हो जाती है, जिससे क्रिस को वो कार कहीं दूर पार्क करनी पड़ती है और वो भागता हुआ वॉल्टर के ऑफिस जाता है। लेकिन अनलकीली वॉल्टर उसके पहुंचने से कुछ मिनट्स पहले ही निकल चुका होता है। वीकेंड पर वो अपने बेटे के साथ वॉल्टर के घर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, हर वीकेंड डे केयर नहीं खुले होते, जिस कारण क्रिस को वीकेंड के अपने सारे काम क्रिस्टोफर के साथ ही करने होते थे। क्रिस वॉल्टर को कहता है कि उस दिन मैं आपके पास टाइम से नहीं आ सका, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर एक मैच देखने आया था, तो सोचा आपसे भी मिलता चलूँ। दोस्तों, ये वाली बात वो झूठ बोलता है, इतनी दूर बस वो वॉल्टर से ही मिलने आया था। वॉल्टर कहता है कि आज तो हम इन प्लान्स के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, आज मुझे भी अपने बेटे के साथ वही मैच देखने जाना है, तो कल मिलते हैं ऑफिस में, वहीं बात करेंगे। क्रिस ओके कहकर वहां से चल देता है। तभी वॉल्टर कहता है कि तुमने कौन सी सीट बुक कर रखी है। वो ऐसे ही बोल देता है कि सबसे ऊपर वाली। वॉल्टर कहता है कि तुम हमारे साथ चल सकते हो, हमने बॉक्स बुक कर रखा है। ये एक वीआईपी रूम टाइप होता है जहाँ से मैच का अच्छा एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। आज क्रिस पहली बार इस बॉक्स से ये मैच देख रहा है, इसके लिए वो वॉल्टर को थैंक्स बोलता है। इसके साथ ही क्रिस मैच के बाद वॉल्टर के कई और अमीर दोस्तों के साथ अपने कांटेक्ट बनाता है। कुछ दिनों तक क्रिस की लाइफ सही चल रही होती है, लेकिन एक दिन उसे गवर्नमेंट का एक नोटिस आता है। क्रिस ने कई दिनों से अपना टैक्स पे नहीं करा है, जिस कारण गवर्नमेंट ने उसके अकाउंट से टैक्स के पैसे काट लिए हैं और अब उसके अकाउंट में बस $21.33 ही बचे हैं। वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। नेक्स्ट डे वो अपने बेटे के साथ अपार्टमेंट से निकलता है। पीछे से उस अपार्टमेंट का मालिक क्रिस को किराए के लिए बोलता है, जो वो कई दिनों से ही बोल रहा है, लेकिन क्रिस उसे कुछ दिनों की और बोलकर वहां से भाग जाता है। वो पार्क में दुखी बैठा सोचता है कि आगे अब कैसे करना है, क्योंकि अब उसके पास स्कैनर भी नहीं है कि वो उसे बेच सके। तभी उसे एक बुजुर्ग आदमी दिखता है, जिसके पास उसका रेलवे स्टेशन पर गिरा स्कैनर है, और वो उससे अपना स्कैनर लेकर आता है। क्रिस डॉक्टर के सामने स्कैनर ऑन करता है, लेकिन वो ऑन नहीं होता, जिस कारण क्रिस उस स्कैनर को नहीं बेच पाता और रात को अपने बेटे के साथ अपार्टमेंट लौट आता है। वहाँ देखता है कि उसके घर के गेट पर ताला लगा हुआ है और उसका सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। वो समझ जाता है कि किराया ना देने की वजह से अपार्टमेंट मालिक ने उसे निकाल दिया है। क्रिस अपने बेटे को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहाँ उनके अलावा कोई नहीं है। क्रिस अपने बेटे को कहता है कि तुम्हें पता है ये कौन सी मशीन है। उसका बेटा कहता है हाँ, ये बोन डेंसिटी स्कैनर है। क्रिस कहता है नहीं, ये टाइम मशीन है, तुम ये ब्लैक बटन पुश करो। उसका बेटा वो ब्लैक बटन पुश करता है और वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो डायनासोर के टाइम में आ गए हैं, और इन डायनासोर से बचने के लिए क्रिस अपने बेटे को एक सेफ जगह ले जाता है। वो सेफ जगह रेलवे स्टेशन का पब्लिक टॉयलेट होता है। क्रिस अंदर से गेट लॉक कर अपने बेटे को वहीं पर सुला लेता है। थोड़ी देर बाद ही कोई उस टॉयलेट के गेट को खड़खड़ाता है, लेकिन क्रिस अपने बेटे के कान पर हाथ रख देता है ताकि क्रिस्टोफर को गेट की आवाज ना आए। अगर वो जग गया तो उसे अपने पापा की मजबूरियों के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट डे अपने ऑफिस से लौटने के बाद वो अपने बेटे के साथ एक जगह जाता है जहाँ उसे एक रात ठहरने के लिए कमरा मिल सकता है। इस जगह को डिलाइट मेमोरियल कहते हैं, लेकिन यह बहुत लंबी लाइन है, जिसकी 5 बजे से पहले बुकिंग हो गई तो रूम उसका, नहीं हुई तो फिर उसे कहीं और सोना पड़ेगा। पहले दिन तो उसे रूम मिल जाता है। वहाँ वो अपने बेटे को सुलाकर अपना खराब हुआ स्कैनर खोलता है, जिसके कुछ पार्ट्स खराब हो चुके हैं। नेक्स्ट डे से क्रिस की डेली लाइफ थी, उठो, अपने बेटे को डे केयर छोड़ो, फिर इंटर्नशिप के लिए जाओ और शाम को अपने बेटे को पिक कर फिर डिलाइट मेमोरियल के रूम के लिए लाइन में इंतजार करो। कभी उसे रूम मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। ऐसे ही दिन गुजरते हुए वो अपने इंटर्नशिप के आखिरी दिनों तक पहुंच जाता है। आज उसका एग्ज़ाम है और 20 इंटर्नी में से किसी एक को ही वो जॉब मिलेगी। वो अपना पेपर सबमिट करता है और बिल्डिंग के बाहर आता है।
वहीं पर ही उसका सीनियर मैनेजर क्रिस को कहता है कि मैं अपना वॉलेट ऊपर ही भूल गया हूँ, तुम क्या मुझे $5 दोगे टैक्सी के किराए के लिए। वो कहता है कि मैं आपका वॉलेट ऊपर से लाता हूँ। मैनेजर कहता है कि मुझे 4 बजे तक बैंक पहुँचना है, तुम मुझे अभी दे दो, मैं तुम्हें बाद में $5 वापस कर दूंगा। और उसके वॉलेट में दोस्तों $7-8 ही होते हैं उस समय, जिसमें से $5 वो अपने बॉस को दे देता है। उस दिन शाम को वो अपना कुछ यूनिट खून हॉस्पिटल में बेच देता है, जिसके पैसों से वो स्कैनर के पार्ट्स खरीद लेता है और रात को अपना स्कैनर ठीक करता है। और जब स्कैनर से रोशनी आती है तो क्रिस को लगता है कि शायद अब मेरी जिंदगी में भी खुशियों की रोशनी आ जाएगी। नेक्स्ट डे से वो हॉस्पिटल जाता है स्कैनर बेचने के लिए और इसमें लकीली वो कामयाब हो जाता है। उस रात वो अपने बेटे के साथ होटल का रूम बुक कर वहाँ सोता है। नेक्स्ट डे इंटर्नशिप का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। क्रिस बहुत नर्वस है। वो फ़ोन कर अपने क्लाइंट को धन्यवाद कर रहा है उसके प्लान्स लेने के लिए। तभी ऑफिस मैनेजर क्रिस को बुलाता है कि तुम्हें मैनेजर ने बुलाया है। क्रिस उनके कैबिन में जाता है। मैनेजर उसे कहते हैं कि तुमने आज अच्छी शर्ट पहनी है। क्रिस कहता है कि आज लास्ट दिन था तो सोचा कि कुछ अच्छा पहन के जाता हूँ। मैनेजर कहता है कि तुम कल भी यही शर्ट पहन कर आना, क्योंकि कल तुम्हारा यहाँ पहला दिन होगा एज ए ब्रोकर। दोस्तों ये मूवमेंट इतना इमोशनल और पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है कि मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं कि इस मूवमेंट को मैं आपके सामने किस तरह एक्सप्रेस कर सकूं। इस तरह क्रिस गार्डनर को स्टॉक ब्रोकर की जॉब मिल जाती है और मूवी की बहुत इंस्पिरेशनल एंडिंग होती है। आई होप क्रिस गार्डनर की बायोग्राफिकल मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, कमेंट करो अपने व्यूज इस वीडियो को लेकर। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो और भी अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।